हेलो एंड जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल हिस्ट्री बाई एशियन यादव में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CTET शिक्षक पात्रता परीक्षा कक्षा 1 से 5 के शिक्षकों के लिए बाल विकास एवं शिक्षण विधि नामक टॉपिक से तीसरे प्रैक्टिस सेट श्रृंखला के माध्यम से एक बार पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हो रहा हूँ। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह जो प्रश्न है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों, इसी के साथ हम आपका बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आज के सीधे प्रश्नों पर चलते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वह है सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को करना चाहिए। इसके ऑप्शन है ए, अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। बी है पारंगत मनोविज्ञानियों का उपयोग। सी है वातावरणीय कारकों को प्रभावित बनाने के लिए बच्चों को अलग कर देना चाहिए। और डी है माता पिता को इसमें सम्मिलित नहीं करना चाहिए क्योंकि उनके पास अपना कार्य होता है। तो साथियों, इसका राइट आंसर है अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन करना चाहिए। यानी सांस्कृतिक तथा भाषिक रूप से वैविध्यपूर्ण कक्षा में यह निश्चित करने से पहले कि शिक्षार्थी विशिष्ट वर्ग में आता है या नहीं, एक शिक्षक को अक्षमता स्थापित करने से पहले शिक्षार्थी की मातृभाषा का मूल्यांकन कर लेना चाहिए। 2 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से के अतिरिक्त सभी कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। ए है जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन। बी है मंदबुद्धिता। सी है शैशवा काल के समय दिमागी बुखार। और डी है शिक्षक की शिक्षण विधि। तो साथियों, इसका राइट आंसर है शिक्षक की शिक्षण विधि। यानी शिक्षक की शिक्षण विधि के अतिरिक्त इन सभी तीनों कारणों में सभी कारणों से अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। साथियों, बालक में जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा का सेवन करने पर, मंदबुद्धिता और शैशवा काल के समय दिमागी बुखार होने पर शिक्षण अधिगम में अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी शिक्षक की शिक्षण शैली में। 3 नंबर का प्रश्न है, एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। एक समावेशी विद्यालय के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रश्नों पर मनन करता है। ए है क्या हम अधिगम योग्य परिवेश की योजना बनाने और उसे प्रदान करने के लिए समूह में कार्य करते हैं। बी है क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीकों से उन्हें अलग करते हैं। सी है क्या हम शिक्षार्थियों की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए युक्तियाँ अपनाते हैं। और डी है क्या हम यह विश्वास करते हैं कि सभी शिक्षार्थी सीख सकते हैं। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या हम विशेष बालकों को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीकों से उन्हें अलग करते हैं। यानी एक समावेशी विद्यालय में क्या हम विशेष बालक को बेहतर देखभाल उपलब्ध कराने के लिए उचित तरीके से उन्हें अलग करते हैं के अतिरिक्त इन सभी यानी ए बी सी इन सभी पर मनन करता है। यानी राइट आंसर हो जाएगा बी पर मनन नहीं करता है। 4 नंबर का प्रश्न है, प्रतिभाशाली शिक्षार्थी है। ए है अपसारी चिंतक। बी है बहिर्मुखी चिंतक। और सी है बहुत परिश्रमी। और डी है अभिसारी चिंतक। तो साथियों, इसका राइट आंसर है अपसारी चिंतक। यानी प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो होते हैं वह अपसारी चिंतक के श्रेणी में आते हैं। साथियों, एक गिलफोर्ड नामक विचारक थे, गिलफोर्ड, उनका स्टेटमेंट है कि सृजनात्मक चिंतन का मूल रूप
से अपसारी होता है। अपसारी होता है। यह किसका स्टेटमेंट था? गिलफोर्ड का। अपसारी होता है। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थी जो है वह अपसारी चिंतक होते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न है, छायांकित क्षेत्र सामान्य वितरण में उन शिक्षार्थियों को प्रदर्शित करता है जो आते हैं। ए है 2 म्यू और 3 म्यू के बीच, बी है 3 म्यू के बाद, सी है म्यू माइनस 2 म्यू के बीच और डी है म्यू बराबर 0 पर। यहाँ ग्राफ के माध्यम से समझाना है। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 म्यू के बाद, यानी उच्च प्रेरणा, उच्च सर्जनात्मकता और उच्च बौद्धिकता। 3 म्यू के बाद यानी उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता जिन छात्रों में होती वे सामान्यतः अन्य छात्रों से अलग होते हैं। यानी यह तीनों का योग जिसमें होता है, उच्च प्रेरणा, उच्च सृजनात्मकता और उच्च बौद्धिकता, वे बालक जो है मौलिक चिंतन के द्वारा उच्च क्षमता प्रदर्शित करते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा युग में सर्वाधिक उचित विकल्प होगा? जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो होती हैं तब वे जल्दी करते हैं। यह केवल उनके कक्षा कार्य से संबंधित प्रत्यास्मरण। बी है सांस्कृतिक रूप से निष्पक्षी स्मरण। सी है वास्तविक जीवन में उपयोगी सीखा और डी कक्षा कक्ष में उपयोगी विस्मरण। तो साथियों इसका राइट आंसर है वास्तविक जीवन में उपयोगी, यानी सीखा गया वास्तविक जीवन में उपयोगी। यानी जब बच्चे उन गतिविधियों में शामिल होते हैं जो वास्तविक जीवन में उपयोगी है तब वे जल्दी सीखते हैं। यानी जब बालक को वास्तविक जीवन में उपयोगी संबंधित गतिविधियों का प्रयोग करके सिखाया जाए तो वे जल्दी से किसी चीज़ को सीख जाते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। CBSE शिक्षार्थियों के लिए व्यक्तिगत गतिविधियों के स्थान पर सामूहिक गतिविधियों की संस्तुति करती है। ऐसा करने के पीछे विचार हो सकता है। यह है प्रत्येक शिक्षार्थी के स्थान पर समूह में अवलोकन द्वारा शिक्षक के कार्य को सरल बनाने के लिए। बी है विद्यालयों के पास उपलब्ध समय को प्रासंगिक बनाना, जबकि उनमें से अधिकांश के पास व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए पर्याप्त समय नहीं होता। सी है गतिविधि की ढांचागत लागत को कम करना और डी है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबारना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। तो साथियों इसका राइट आंसर है व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा के प्रति नकारात्मक संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से उबरना जो संपूर्ण अधिगम पर सामान्य रूप से अधिगम पर सामान्यीकृत हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 8 नंबर का प्रश्न है, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। यह निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? ए है जेबी वाटसन, बी है एल्बर्ट बंडूरा, सी है जीन पियाजे और डी है एडवर्ड एल थर्नडाइक। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा एल्बर्ट बंडूरा। यानी एल्बर्ट बंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एल्बर्ट बंडूरा के द्वारा।
इस सिद्धांत के अनुसार साथियों, अनुभव पर आधारित अधिगम के स्थान पर प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अधिगम अर्थात अवलोकनात्मक अधिगम का सीखने की प्रक्रिया में अधिक सार्थक स्थान है। यही कारण है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख सकते हैं। यानी एल्बर्ट बंडूरा का जो सिद्धांत था वह था सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत में उन्होंने यह बताया है कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अधिगम के स्थान पर अप्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित अधिगम अर्थात अवलोकनात्मक अधिगम का सीखने की प्रक्रिया में अधिक सार्थक स्थान है। यही कारण होता है कि बच्चे जो हैं वह फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को जल्दी सीख लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्बर्ट बंडूरा। नौवां प्रश्न है हमारा, नौवां प्रश्न है, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार के अनुकरण को कहा जा सकता है। ए है गौण अनुकरण, बी है सामाजिक अधिगम, सी है सामान्यीकरण और डी है प्राथमिक अनुकरण। तो साथियों इसका राइट आंसर है सामाजिक अधिगम। यानी शिक्षार्थी फैशन को देखकर मॉडल का अनुकरण प्रतिस्पर्धा बराबरी की चेष्टा करने की कोशिश करता है। इस प्रकार के अनुकरण को सामाजिक अधिगम के नाम से जाना जाता है या सामाजिक अधिगम इसको कहा जाता है। 10 नंबर का प्रश्न है, यदि शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को पाठ को कुछ समय के लिए छोड़ देना चाहिए और कुछ समय के बाद वापस जाना चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों की पहचान करनी चाहिए और उनके बारे में प्रचार से बात करनी चाहिए। गलतियां करने वाले शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष से बाहर खड़ा कर देना चाहिए। अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर है अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर दें। यानी जब शिक्षार्थी पाठ के दौरान लगातार गलतियां करते हैं तो शिक्षक को तुरंत अनुदेशन कार्य समय सारणी अथवा बैठने की व्यवस्था में परिवर्तन कर देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा डी। 11 नंबर का प्रश्न है, के अतिरिक्त निम्नलिखित कुछ तकनीकें हैं जो परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती हैं। ए है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, बी है समर्थन प्राप्त करना, सी है विशिष्टताओं पर बल देना और डी है प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना। तो साथियों इसका राइट आंसर है परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना। यानी परिणाम के बारे में अधिक सोचने के अतिरिक्त जो अन्य तकनीकें हैं वह परीक्षा के कारण होने वाली चिंता को दूर करती है। यानी समर्थन प्राप्त करना ये भी हो जाएगा, विशिष्टताओं पर बल ये भी हो जाएगा, प्रश्न पत्र की संरचना पैटर्न से परिचित कराना ये भी सही हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा यही ए, यानी परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसी के अतिरिक्त और सभी सही हैं। 12 नंबर का प्रश्न, ब्लूम की टैक्सोनॉमी की पदानुक्रमित व्यवस्था है। ए है पाठ्यचर्या संबंधी घोषणाओं, बी है पठन कौशल, सी है संज्ञानात्मक उद्देश्यों और डी है उपलब्धि लक्ष्यों। तो साथियों इसका राइट आंसर है संज्ञानात्मक उद्देश्यों। साथियों टैक्सोनॉमी का अर्थ होता है ऐसी प्रणाली जिसे वर्गीकृत किया जा सके, ऐसी प्रणाली जिसे वर्गीकृत किया जा सके, वर्गीकृत किया जा सके, किया जा सके। साथियों ब्लूम टैक्सोनॉमी को 3 भागों में वर्गीकृत किए हैं। टैक्सोनॉमी को ब्लूम ने कितने भागों में वर्गीकृत किया है? 3 भागों में। कौन कौन है? ज्ञानात्मक पक्ष, ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है क्रियात्मक पक्ष। ब्लूम ने टैक्सोनॉमी को 3 भागों में बांटा है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक पक्ष।
अतः ब्लूम की टैक्सोनॉमी संज्ञानात्मक उद्देश्यों की पदानुक्रमिक व्यवस्था है, यानी पद से चलने वाली व्यवस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी संज्ञानात्मक उद्देश्य। 13 नंबर का प्रश्न है, अ ब स 3 शिक्षार्थी हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। अ को यह विषय रोचक लगता है और वह सोचता है कि वह उसके भविष्य में सहायक होगा। ब अंग्रेजी इसलिए पढ़ती है क्योंकि वह कक्षा में पहला स्थान प्राप्त करना चाहती है। स अंग्रेजी विषय इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसका प्राथमिक सरोकार उत्तीर्ण होने वाले ग्रेड्स प्राप्त करना है। अ ब स के उद्देश्य क्रमशः है, ए है निष्पादन, निष्पादन उपेक्षा निपुणता, बी है निष्पादन उपेक्षा निपुणता निष्पादन, सी है निपुणता निष्पादन उपेक्षा निष्पादन, और डी है निपुणता निष्पादन और निष्पादन उपेक्षा। तो साथियों इसका राइट आंसर है निपुणता निष्पादन निष्पादन उपेक्षा, यानी अ व स के उद्देश्य जो है वह निपुणता निष्पादन निष्पादन उपेक्षा है। 14 नंबर का प्रश्न है, हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बंतारा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें था या थी आत्मसिद्धि प्राप्ति, अपने अपनत्व संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा, अपने परिवार के नाम की ख्याति प्राप्ति, नवीन अनुभव की प्राप्ति की इच्छा। तो साथियों इसका राइट आंसर है आत्मसिद्धि की प्राप्ति, यानी कहा जा सकता है कि हालांकि यह स्पष्ट रूप से उनकी सुरक्षा आवश्यकताओं के उल्लंघन में था। कैप्टन विक्रम बंतारा अपने देश को बचाने के दौरान कारगिल युद्ध में मारे गए। संभवतः उन्हें आत्मसिद्धि की प्राप्ति थी। पंद्रह नंबर का प्रश्न है, प्रतिक्रिया का विलोप होना निम्नलिखित में से किसके बाद अधिक कठिन है। ये है निरंतर पुनर्वलन, बी है दंड, सी है मौखिक भर्त्सना, और डी है आंशिक पुनर्वलन। तो साथियों इसका राइट आंसर है आंशिक पुनर्वलन, यानी अधिगम में जब क्रिया का अभ्यास बंद कर दिया जाता है तो अधिगम या प्रतिक्रिया का धीरे धीरे विलोपन शुरू हो जाता है, किंतु जब प्रक्रिया के बाद आंशिक पुनर्वलन मिलता है तो फिर प्रक्रिया का विलोपन होना कठिन हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आंशिक पुनर्वलन। 16 नंबर का प्रश्न है, के द्वारा निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। ए है शिक्षार्थियों की सफलता की परस्पर तुलना करने, बी है गृह कार्य के रूप में बहुत अधिक अभ्यास सामग्री देकर, सी है अनपेक्षित परीक्षा लेकर, और डी है शिक्षार्थियों के अधिगम प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने। तो साथियों इसका राइट आंसर है शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करने, यानी शिक्षार्थियों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करके ही निपुणता अभिविन्यास को प्रोत्साहित किया जा सकता है। 17 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किसका मिलान उचित है। निम्न में से किसका मिलान उचित है। संज्ञानात्मक विकास, परिपक्वता, सामाजिक विकास, वातावरण, संवेगात्मक विकास, परिपक्वता, शारीरिक विकास, वातावरण। साथियों सामाजिक विकास की बात की जाए तो सामाजिक विकास का सीधा संबंध क्या होता है, वातावरण से। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी सामाजिक विकास वातावरण, यानी छात्रों को जैसा परिवेश वातावरण मिलेगा उनका सामाजिक विकास भी उसी परिवेश वातावरण के अनुसार होगा। यानी छात्रों को जैसा परिवेश, यानी छात्रों को अगर कोई विद्यार्थी हो उसको जैसा परिवेश मिलेगा उसी परिवेश मिलेगा, उसका सामाजिक विकास भी उसी परिवेश या वातावरण के अनुसार होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। इसके अलावा ये संज्ञानात्मक विकास ये भी गलत है, संवेगात्मक विकास ये भी, शारीरिक विकास वो ये भी तीनों गलत है। राइट आंसर हो जाएगा बी। 18 नंबर का प्रश्न है, के अतिरिक्त
निम्नलिखित सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। ये है चुनौतीपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना और उन्हें दृढ़तापूर्वक करते रहना। बी है क्रोध तथा हर्ष दोनों को प्रभावी रूप से प्रबंधित करना। सी है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता को दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। और डी है हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंधों का विकास। तो साथियों इसका राइट आंसर है हम उम्र साथियों के साथ प्रतियोगिता पर दृढ़तापूर्वक ध्यान केंद्रित करना। यानी इसी के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और सामाजिक रूप से समायोजित है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन बच्चे के विकास में परिवेश की भूमिका का समर्थन करता है। ये है पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षा में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि। बी है एक समान जुड़वा बच्चे जिनका लालन पालन भिन्न भिन्न घरों में हुआ है उनकी बुद्धि लब्धि 0.75 के समान उच्च है। शारीरिक रूप से स्वस्थ बच्चे अक्सर नैतिक रूप से अच्छे पाए जाते हैं। कुछ शिक्षार्थी सूचनाओं का जल्दी परिक्रमण करते हैं जबकि उसी कक्षा के अन्य विद्यार्थी ऐसा नहीं कर पाते हैं। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा पिछली कुछ शताब्दियों में बुद्धि लब्धांक परीक्षण में शिक्षार्थियों के औसत प्रदर्शन में लगातार वृद्धि हुई है। यानी यह तथ्य दर्शाता है कि पिछले कुछ दशकों में कुछ ऐसा अधिगम वातावरण बना जिसमें बच्चे सुलभता से अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं और बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और ए है व्यक्तित्व विकास। बी है बच्चों को लेवलों में समायोजित करना। सी है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध कराना। और डी है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना। तो साथियों इसका राइट आंसर है व्यक्तित्व विकास। यानी व्यक्तित्व विकास जो है समाजीकरण में सम्मिलित सांस्कृतिक संचरण होता है। यानी सांस्कृतिक संचरण और व्यक्तित्व का विकास समाजीकरण में सम्मिलित होता है। 21 नंबर का प्रश्न है, एक शिक्षिका दो एक समान गिलासों को प्रदर्शित करती है जो जूस की समान मात्रा से भरे हुए हैं। वो उन्हें दो भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है जिनमें एक लंबा है और एक दूसरा चौड़ा है। वह बच्चों को उस गिलास की पहचान करने के लिए कहती है जिसमें जूस ज़्यादा है। बच्चे प्रत्युत्तर देते हैं कि लंबे गिलास में जूस ज़्यादा है। शिक्षिका के बच्चों को कठिनाई है। ए है अहम केंद्रिता, बी है विकेंद्रीकरण, सी है पलटवावी, सी है समायोजन, डी है समायोजन। तो साथियों इसका राइट आंसर है पलटावी यानी रिवर्सिबिलिटी। साथियों पलटावी गुण में कठिनाई होने का कारण बच्चे लंबे गिलास में ज़्यादा जूस का उत्तर दे रहे हैं। इसी स्तर पर बालक में संरक्षण का गुण विद्यमान नहीं होता है, अर्थात बालक मानसिक क्रम में प्रारंभिक बिंदु पर पुनः नहीं लौट पा रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पलटावी गुण। 22 नंबर का प्रश्न है, करनैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्च के बावजूद आयकर नहीं देते हैं। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहल वर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं। ए है पश्चिम परंपरागत, बी है पूर्व परंपरागत, सी है परापरंपरागत और डी है परंपरागत। तो साथियों इसका राइट आंसर है पश्चिम परंपरागत। राइट आंसर है पश्चिम परंपरागत। 23 नंबर का प्रश्न है, जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराग घटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मक बुद्धि को शामिल करता हुआ है। यह है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बी है बुद्धि का सावेट सिद्धांत, सी है थर्स्टन
की प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, और डी है स्पीयरमैन का जी कारक। तो साथ ही में इसका राइट आंसर है स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। साथियों, स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता के त्रितंत्र सिद्धांत के अनुसार तीनों प्रकार की बुद्धि अर्थात संदर्भात्मक बुद्धि, अनुभवजन्य बुद्धि और घटकीय बुद्धि परस्पर जो है तालमेल तथा समन्वय करते हुए क्रियाशील रहती हैं। अतः सफल बुद्धि वाले व्यक्ति समस्याओं के नियंत्रणहीन होने से पूरे ही उन पर कार्य करने के समाधान खोज लेते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत। 24 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी बुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? कौन सी बुद्धि की सिद्धांत की आलोचना? बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। यह बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में उपलब्ध कराती है। बी है, यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। सी है, यह अनुभाविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। और डी है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। तो साथियों में इसका राइट आंसर है बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से युग्म के सही होने की संभावना सबसे कम है? यह है, भाषा और विचार प्रारंभ में दो भिन्न गतिविधियां बाइट्स की, ये तो सही है। बी है, भाषा विचार पर आधारित है, पियाजे, ये भी सही है। भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है, BF स्किनर, साथियों यह गलत है। बच्चे भाषा के बारे में निश्चित ज्ञान के साथ प्रयोग करते हैं, चाम्स्की, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, भाषा वातावरण में उद्दीपक है। साथियों, BF स्किनर ने जो है वो अधिगम के क्रिया प्रसूत नियम का सिद्धांत दिया था। अधिगम के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को दिया था, न कि भाषा वातावरण में एक उद्दीपक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी। 26 नंबर का प्रश्न है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशिष्टताएं कहलाती हैं। ये है जेंडर भूमिका दबाव, जी है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, सी है जेंडर भूमिका नैदानिकी, और डी है जेंडर भूमिका अभिवृत्ति। तो साथ ही में इसका राइट आंसर है जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता, यानी सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जीव वैज्ञानिक संपत्ति के कारण सौंपी गई विशेषताएं जेंडर भूमिका रूढ़िबद्धता कहलाती हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम को अधिकतम करने के लिए सर्वाधिक उचित है? यह है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को सहज बनाने के लिए समान शिक्षार्थियों के जोड़ बनाए जा सकते हैं। बी है, अधिगम परिणाम लाने के लिए शिक्षक केवल एक अधिगम शैली पर ध्यान केंद्रित करता है। सी है, समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों को एक कक्षा में रखना चाहिए ताकि मत वैभिन्न से बचा जा सके। और डी है, शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करानी चाहिए। तो साथियों में इसका राइट आंसर है शिक्षिका को अपनी संज्ञानात्मक शैली के साथ साथ अपने शिक्षार्थियों की संज्ञानात्मक शैली की पहचान करनी चाहिए। 28 नंबर का प्रश्न है, के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी सीखने के रूप में आकलन को बढ़ावा देते हैं। ये है, अवसर लेने हेतु शिक्षार्थियों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का निर्माण करना, तो सही है। पढ़ाए गए विषय पर मनन करने के लिए शिक्षार्थियों को कहना,
ये भी सही है। जितना संभावना हो शिक्षार्थियों को लगातार परीक्षण लेना, साथियों यह गलत है। शिक्षार्थियों को आंतरिक पृष्ठपोषण लेने के लिए कहना, ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। 29 नंबर का प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चखता है तो वह के समान है। यह है सीखने के लिए आकलन, सीखने के रूप में आकलन, आकलन और सीखना, सीखने का आकलन। तो साथियों इसका राइट आंसर है सीखने के लिए आकलन। यानी जब कोई बावर्ची खाना पकाता और उसके बाद में स्वयं चख कर देखता है तो वह सीखने के लिए आकलन के समान है। अतः वह यह देखता है कि जो उसने वह कार्य किया वह ठीक रूप से पूर्ण हुआ है या नहीं। तो किसके अंतर्गत आता है? सीखने के लिए आकलन। 30 नंबर का प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, अंतरपरक अनुदेशन है। ये है कक्षा में प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए कुछ अलग करना। बी है व्यवस्थित अथवा स्वच्छंद शिक्षार्थी गतिविधियाँ। सी है ऐसे समूहों का प्रयोग जो कभी नहीं बदलते। और डी है शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरी करने के लिए सामूहिकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना। यानी अंतरपरक अनुदेशन शिक्षार्थियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए समूहीकरण के विविध रूपों का प्रयोग करना है। तो साथियों इसी के साथ हमारा आज का प्रैक्टिस सेशन समाप्त हुआ और उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगे। साथियों अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह कृपया करके सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो साथियों इसी के साथ हम एक बार पुनः आपसे विदा ले रहे हैं और कल पुनः कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।